today's meeting is nothing to enjoy. Rather, lot of things actually we will discuss here. We know that post-election violence or whatever the things has happened, it is not a mere defeat of BJP as a political party, but it is a defeat of entire society, nationalist force against the pan-Islamic group and Chinese lobby. And we all know what has happened after that election. It is not only that BJP and RSS workers are only being attacked, but it is Hindus, those who are being attacked by a particular community. And I don't think that I need to explain that which is that community for that. नमस्कार सबको। बहुत दूर बैठे हैं हम लोग सब, लेकिन विचार एक होने के कारण मन से हम नजदीक हैं। और जो चुनाव, उसके पहले लड़ाई और उसके बाद रिजल्ट और उसके साथ साथ जो वातावरण बनाया, इसमें सब लोग हम शामिल हैं, क्योंकि साथी है, समव्यथी है। तो इसलिए इस परिस्थिति में आगे फिर कैसे क्या करना, बढ़ना, काम को आगे बढ़ाना, जो काम अधूरा है उसको कैसे पूरा करना, हम सबको दिमाग लगा के रास्ता निकालना है। हिमाद्री साहब बोल रहे थे डिफीट, मैं इसको विश्वास नहीं करता हूँ। डिफीट नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का खोने के लिए कुछ नहीं था अपने पास। 3 ही विधायक थे, हम 77 में गए, 2500 गुना हमको फायदा हुआ है। नुकसान अगर इस चुनाव में बंगाल में किसी को हुआ तो सीपीएम और कांग्रेस को हुआ, जिनका सुपड़ा साफ हो गया है, जिनकी एक प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं पहुंचा, जो 30 साल 34 साल राज किए बंगाल में और सब कुछ उनके पास था। और टीएमसी जो सत्ता में है, उनको केवल 3 सीट का गेन हुआ है। इतना लड़ाई बावजूद, सब सामग्री होने का बाद भी, इतना हिंसा के बाद, और सब कुछ झेलते हुए सारा विरोध को हम आगे बढ़े, लड़ाई किए। चुनाव रिजल्ट के बाद लगभग 36-37 कार्यकर्ताओं की हमारी हत्याएं हुई है। कल भी एक की हुई है। लगभग हर दिन 1 या 2 कार्यकर्ता की हत्या हो रही है। फिर भी हमारे कार्यकर्ता विचारधारा से ना हटे, ना पार्टी छोड़े, घर छोड़ दिए, गांव छोड़ दिए, जिला प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं, लेकिन ना पार्टी छोड़ने का, ना पार्टी विचारधारा से हटने का किसी का इरादा है। और इतनी जोरदार, इतना दृढ़ता के साथ हम काम कर रहे हैं। आप लोग भी दूर भले हैं, लेकिन हमेशा आप लोगों ने वैचारिक दृष्टि से हम लोगों को और हमारी हिम्मत बढ़ाते रहे, हमेशा साथ देते रहे। कुछ मित्र तो आए थे, चुनाव में भी देश में आए थे कि बंगाल में जो लड़ाई हो रही है, इसका अंतिम परिणाम विजय हो हमारी, और एक परिवर्तन हो देश के लिए, अपना हिंदू धर्म के लिए, हमारी संस्कृति परंपरा रक्षा के लिए। ये बहुत बड़ी चुनौती था हमारे सामने, इसलिए सब लोग इसमें तन से, मन से, धन से लगे थे। सफलता हमको जरूर मिला है, ये ऐतिहासिक है। बंगाल में भाजपा ने पिछले चुनाव में 3 ही विधानसभा सीट जीती थी, उसमें मैं भी एक विधायक था। सबसे बड़ा साफल्य हमारा इतना ही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद इतनी बड़ी साफल्य हमको कभी नहीं मिली। फर्स्ट 51 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा विधानसभा का, जनसंघ के माध्यम से हम लड़े थे। जनसंघ स्थापना होने के बाद ये शायद 53 में चुनाव हुआ था, 51 में जनसंघ का स्थापना हुआ था। उसमें श्यामा प्रसाद का नेतृत्व में लड़ाई हुआ और हमने 9 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीट बंगाल से जीते थे। उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद खुद एक एमपी थे साउथ कोलकाता से। तो फिर दुर्भाग्य हमारी, साल के बाद उनका स्वर्गवास होने के बाद नेतृत्वहीन हो गए। हमारे जो युवा कार्यकर्ता थे, उस समय देश भर में काम करने आए थे, ज्यादातर संघ के प्रचारक कार्यकर्ता थे, इनकी राजनीतिक अनुभव नहीं थी। 28 साल का उम्र था उसमें अटल जी का। ऐसे नौजवान पीढ़ी, उन्होंने खुद अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ने लगे। कोई उनको दिशा देने वाला नहीं था, कोई अभिभावक नहीं था। इस स्थिति में उन्होंने पार्टी को खड़ा करने का प्रयास किया और इतना लड़ाई के बाद पार्टी आगे बढ़ा और फिर फैलते गया, दूसरे प्रदेश में सत्ता में आ गया, केंद्र में एमपी जीतने लगे और लगातार पार्टी आगे बढ़ता रहा। इतिहास है। लेकिन 80 में फिर जब इमरजेंसी लगा इंदिरा गांधी ने 75 में, उस समय जेल में रहते हुए सारे लीडर्स एकत्रित होके इस तानाशाह सरकार को हटाने के लिए इतना एकमत हो गए कि सब अपना पार्टी का विसर्जन देंगे, ना झंडा रहेगा,
ना नाम रहेगा, ना प्रतीक रहेगा, केवल एक पार्टी बनेगा और जनता पार्टी बना जेल में ही। और भारतीय जनसंघ भी उसमें शामिल हो गया अपना परिचय छोड़ करके। बाद में आप जानते हैं सरकार भी बना और 2.5 साल के बाद सरकार गिर भी गया। फिर अपना अपना विचारधारा में लौट गए। जो जनसंघ का विचारधारा से सहमत थे ऐसे लोगों को बुलाया गया और 80 में फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिष्ठा और नेतृत्व तो अटल जी का हाथ में था। और उस समय पार्टी फिर भी एक बार काम शुरू किया और 84 में जो चुनाव आया जनरल इलेक्शन, उस समय संभावना था कि 100 के ज्यादा एमपी बीजेपी का जीत जाएगा। क्यों कि जनता पार्टी में जनसंघ के लगभग 99 एमपी थे जो हमारे कार्यकर्ता थे जनसंघ के, वो एमपी चुन के आए थे जनता पार्टी का टिकट से। लेकिन इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया चुनाव को पहले और पूरा वातावरण बदल गया और 100 की कहा 2 ही केवल एमपी हम जीत पाए उस चुनाव में। बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके पहले 22, 20, 30 सीट जीते थे हम, इससे भी ज्यादा भी होगा, और एकदम नीचे आ गए। फिर हताशा ही हताशा है। मुझे लगता है कि उसके बाद 89 या 88 में यहाँ हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें 12 एमएलए जीत के हमारे आए। उसको बहुत बड़ा जीत माना जाता था उसमें, सुषमा स्वराज वगैरह थे, उसको बहुत बड़ा दिखाएगा। 88 में से 89 में हम लोग वहाँ सपा के प्रचारकों का एक सम्मेलन था नागपुर में, उसमें माननीय आडवाणी जी भी आए थे। उसने बड़ी जोरदार घोषणा की, बड़ी तालियां पिटी गई उस समय की, बहुत बड़ा हमको फायदा हुआ है कि हरियाणा जैसा स्टेट में 12 एमएलए हमको जीता मिला है। फिर एक बार खड़ा हुआ पार्टी और आगे चलते रहे। बंगाल की एक ट्रेडिशन रही है, लोकसभा चुनाव में यहाँ वोट बढ़ जाता है, फिर विधानसभा में घट जाता है। 89 में राम मंदिर का जो दौर चला, उस समय देश भर में एक लहर चला। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सीट बढ़ाते हुए और जीता, सरकार बनी। फिर हमारे यहाँ भी 12% वोट हो गया था उस समय, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक लोकसभा में। उसमें अमल दत्त, फिर ये विक्टर बैनर्जी, फिर बॉडी बिल्डर वो थे हमारे मनोहर आइच, ऐसे ऐसे बड़े लोग आके हमारे कैंडिडेट बने थे और एक जंप हुआ वोट का, हम 12% में पहुंचे। लेकिन फिर 2 साल के बाद लोग विधानसभा चुनाव में हम 4% में आ गए। यही ट्रेडिशन चलता रहा। फिर लोकसभा में 8%, 9, 10%, 6% और विधानसभा में 3%, 2% हो जाता था। 2014 में फिर एक बार परिवर्तन का लहर आया, मोदी लहर आया। हमारे थोड़ा बहुत काम भी खड़ा हुआ था बंगाल, क्योंकि तब तक हमारे बूथ स्तर पर काम ही नहीं था, मंडल कमेटी नहीं था, और एक प्रकार पोलराइज पॉलिटिक्स, कांग्रेस सीपीएम, सीपीएम टीएमसी के बीच में आप पास जाते थे। और 2014 में हम लोग 17.5% के ऊपर वोट हमको मिला लोकसभा में। लेकिन 2016 में विधानसभा है, फिर 10.5% हम नीचे आ गए। और फिर उसके बाद लड़ाई शुरू हुआ, हम लोग संगठन करना शुरू किया, आंदोलन, लड़ाई, प्रशिक्षण, ये वो, 60% तक 65% तक बूथ में पहुंचना, ये टारगेट रहा। बीच में बंगाल में पंचायत चुनाव हुआ, नॉमिनेशन भरने तक नहीं दिया गया, 13-15 लोगों को डेथ भी हुई, इसमें खून हुआ और भी ज्यादा हुआ। तो फिर भी जितना हम लोग कर पाए थे उसमें से लगभग 6,500 के आसपास हमने पंचायत का, जिला परिषद समिति और पंचायत का सीट जीता। उस समय भी इस प्रकार हिंसा हुआ था, जबकि 34% सीट में कोई नॉमिनेशन नहीं डाला था। तो मतलब 50% इलाका में पंचायत चुनाव हुआ था, 50% से कम इलाका में। बाकी जगह बिना कॉन्टेस्ट में जीत गए थे, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं है, उन्हीं लोग जीते थे। जहां चुनाव हुआ और हम ही लोग सामने थे, सीपीएम कांग्रेस भी पीछे हो गया, तो हमारे ऊपर मार पड़ा। चुनाव जीतने का बाद भी लगभग 2100 चुने हुए कैंडिडेट जो पंचायत और समिति के जीते हुए प्रार्थी, वो घर घर छोड़ के भागना पड़ा। जब ऐसे कि आप सुन रहे हैं आसाम में, उड़ीसा में अभी लोग हैं, उस समय तो 4 प्रदेश में उनको हमने छुपा के रखा था। 2100 कैंडिडेट जो जीते थे, उसमें महिलाएं थी, प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी। गांव जिला छोड़कर उनको आसाम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में हमने रखा था। उनको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक कैंप लगा कर, धर्मशाला में किराए में लेकर, महिलाएं प्रेग्नेंट थी। उस कैंप्स में उनको बच्चा का प्रसव हुआ, वो हॉस्पिटल जाने का भी ना तो कोई व्यवस्था था, ना कोई हिम्मत था। ये स्थिति में वो समझ लड़े थे, क्योंकि छोटा क्षेत्र में था, इसलिए लोगों को पता नहीं कि कितना बड़ा संघर्ष हुआ। मृत्यु भी हुई थी, अत्याचार भी, घर तोड़ा गया था, बेघर हुए थे। लेकिन उसमें हम लोग जमीन तक पहुंचे थे। कुछ कुछ जिले में 35-40% तक वोट हमको मिला था पंचायत। और ये जो लोगों ने देखा लोकतंत्र को दबाते हुए, हत्या करते हुए, उसका खिलाफ लोगों ने पार्लियामेंट में वोट दिया, तो 40% को हमने पार किया और 18 पार्लियामेंट सीट जीता।
तो 14 में 17%, फिर 16 में 10%। अभी इस बार जो हुआ 19 में हम 40% को पार किया पार्लियामेंट इलेक्शन में, और वो अभी 38% में लटका हुआ। ये जो फर्क होता था, आधा हो जाता था, वो नहीं हो, केवल 2% कम हुआ। और मेरा जो मानना है, हमारे 100 से ज्यादा कैंडिडेट जो विधानसभा में खड़े थे, वो काउंटिंग पूरा होने से पहले काउंटिंग हॉल छोड़ के भाग गए। कैंडिडेट भाग गया तो एक एजेंट भी भाग गया। तो मान लिया 20, 22, 25 राउंड का काउंटिंग होगा, उसमें 10, 12, 15 पास राउंड के बाद भाग गए। एक तो कहीं 10 क्या 1000, 500, 2000 में आगे पीछे थे, कॉन्टेस्ट में थे। लेकिन मीडिया में चला कि 180 सीट में टीएमसी आगे हो गया, 200 सीट में आगे हो गया, ये चुनाव चला, ये प्रचार किया गया जोरदार जानबूझ करके। अंदर में भी खेला होवे स्लोगन शुरू हो गया। हमारे लोगों का अनुभव कम था। काउंटिंग स्टेशन के बाहर जो भीड़ रखना चाहिए, हिम्मत बढ़ाने, कोई नहीं रखा। मैं सबको बोला था, मैंने 2 बार चुनाव जीता, सब जगह लोगों को भीड़ करके रखता था, खाओ पियो रहो वहां, बोलो धमकी देंगे, हम भी धमकी देंगे, क्यों यहाँ मसल पावर का लड़ाई होता है। तो बाहर प्रेशर, अंदर प्रेशर, भागने लगे लोग। तो ये भाग जाने के बाद जो चुनाव काउंटिंग हुई, उसमें तो हमारे कोई प्रतिनिधि था ही नहीं। किसको कितना वोट मिला मालूम नहीं, कोई रिजल्ट का सीट भी नहीं लिया। तो हमारा वोट भी उनके अंदर चला गया। जहां 10,000 का होना था, वो 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का वहां डिफरेंस हो गया, मार्जिन हो गया। इसलिए ये जो वोट चला गया उधर, इससे हमारा वोटिंग परसेंटेज भी डाउन हो गया। नहीं तो मुझे जो उम्मीद था कि 40% नीचे नहीं आने वाला था, तो 6-8 लाख वोट होने से हम बराबर कर लेते। इसलिए 2,000 हमको कम हो गया। हमको 2,30,00,000 वोट मिला था लोकसभा में, अभी 2,28,00,000, 28,500,000 तक है हमारे। और उनके पास 2,47,00,000 था, 2,87,00,000, 40,00,000 बढ़ा। परसेंटेज में हमारा 2% घटा, सीपीएम का 5% बढ़ा। और मुझे जहां तक उम्मीद है, 5 के 5% मुस्लिम वोट है, जो सीपीएम कांग्रेस का जो 5% घटा है, उनका 13% से 8% में आ गया। पिछले 16 में उनको 32% वोट मिला था, उस समय अलायंस था उन लोगों का, 32% था सीपीएम कांग्रेस का मिला करके। लोकसभा में 13% में आ गए थे, अभी 8% में आया ज्वाइंटली। ये जो 5% सीधा सीधा उनका माइनस हो गया, मुझे लगता है ये सारे 5% टीएमसी की तरफ चला गया। हमारा वोट ज्यादा ही घटा है। 2 कारण, एक तो थोड़ा बहुत कम हुआ, दूसरा उधर जो चला गया, लूट लिए वोट। हमारा इस समय लगभग 40-42 लाख का वोट बढ़ा है, जो न्यू वोटर्स है इनके और दूसरे लोग। तो उसमें कुछ वोट हमको मिला था, तो हमको बढ़ना चाहिए था टोटल में, लेकिन नहीं बढ़ा। इसके कारण, हमारी गलती के कारण हुआ। तो ये जो अचीवमेंट है हमारे 38% वोट, ये दिल्ली का नहीं है, बंगाल का वोट है। लोकसभा का दिल्ली का वोट आता था, हमारा वोटिंग बढ़ती थी, वो 40% गया, लेकिन उसको हमने 38 में रुका। वो हमारे संगठन बल पर, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण हुआ है। ये हमारा सॉलिड वोट है, और आगे हमको बढ़ना है तो 38 से ही आगे करना है। तो आपको हिसाब करना है तो विधानसभा में 10.5% वोट था 2016 में, अभी 38% वोट हमारे पास है। इतना बड़ा छलांग हमने लगाया कि हाँ 18% का। जैसे लोकसभा में 17 से 40, 23% वोट हमने बढ़ाया था, इस समय हमने यहाँ 18% वोट बढ़ा पाए। और जहां तक हिसाब किताब चल रहा है, मुझे किसी ने बताया, ये जो उनको 5% वोट बढ़ा मुस्लिम वोट का, इसलिए सीपीएम कांग्रेस खत्म हो गया, एक भी नहीं वोट मिला, सीट नहीं मिला। और हिंदू वोट हमको जो मिला 38%, ये सारे के सारे हिंदू वोट मान लीजिए आप, और कुछ नहीं है। तो लगभग आप अगर हिसाब लगाएंगे तो ये जो 70% हिंदू वोट है, जो भी पोलिंग हुआ हो, उसका 62-38 या तो 64% जो हिंदू वोट वो हमको मिला है। बाकी अंदाज में बोला जाए तो 26% हिंदू वोट टीएमसी को मिला है। बाकी 10% का कम ज्यादा सीपीएम कांग्रेस को मिल गया है। अगर आगे हमको बढ़ाना है वोट, हम 2 लाख कम किया, उनको 40 लाख ज्यादा हो गया। अगर टीएमसी का वोट बढ़ता जाएगा तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। हमको वोट बढ़ाना है, और उनका वोट कट के हमको बढ़ाना है। अगर 5 लाख वहां माइनस हो जाएगा, हमको 10 लाख का प्लस होना चाहिए, हिसाब बराबर, तभी हो पाएगा। और वो उसी हिंदू वोट जो उनको 26% मान लीजिए मिला है, उसमें से हमको कम करना है, और वो कम होगा। लेकिन वो जो वोट है, वो कोई बेनिफिशियरी का वोट है, कोई एकदम कट्टर सेकुलर है, बीजेपी विरोधी है,
इनका वोट है, और कुछ जो हार्डकोर उनका लोग हैं उनके परिवार के वोट है, बहुत ज्यादा नहीं है। उसमें भी थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, जो फ्लोटिंग वोट उधर गया है बेनिफिशियरी सबका, उसका भी परिवर्तन हो सकता है। इसलिए हमको इसी दिशा में काम करना पड़ेगा। जो हिंसा हो रहा है, अभी भी कई हजार लोग घर से बाहर हैं, अभी भी कोई तोड़फोड़ हो रहा है, अभी भी मारपीट हो रही है। कल भी डायमंड हार्बर में एक कार्यकर्ता को पीट पीट के मार दिए। उसको विरोध वहां काफी हो रहा है, लोग सारे हम रास्ते में निकले, वहां के पंचायत प्रधान मुसलमान उसका घर जला दिए, गांव तोड़ दिए, तो पुलिस उनके सामने गया, पुलिस का झड़प हुआ कल, करीब 6-7 पुलिस वाले और उंडेड हुए। उसके अगेंस्ट में आज 40 लोगों को उठाया वहां, अपने लोगों को जो लीड कर रहे थे कि ये शांत हो जाए। पुलिस ने 40 लोगों को किया। वहां एक मंडल प्रेसिडेंट को पिछले 4 दिन से वो पुलिस कस्टडी में है। 3 दिन था, फिर एक बार उन्होंने 4 दिन मांगा। पुलिस कस्टडी में रहते हुए वहां के गुंडे वहां घुस कर रोज पिटाई करते रात को। तो थाने में बंद है, कस्टडी में, उसके अंदर जाकर उसको टॉर्चर किया जा रहा है। क्या स्थिति में हम लोग हैं, किसी की हिम्मत नहीं वहां कुछ करे। अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है, जो चाहे करता है, पुलिस वाले उनके चमचे हैं, उन्हीं लोगों को पोस्टिंग किया है, और किसी की हिम्मत नहीं कुछ करने का। बहुत टॉर्चर हो रहा है, खून हो रहा है। इस परिस्थिति में काम कर रहे हैं हम लोग। बाकी डिटेल्स आप जानते हैं, बहुत सारा घटना है। 8,000 से ज्यादा घटना अभी तक हम लोग जो रजिस्टर किया है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं। एक तो लोगों को हिम्मत नहीं है थाना जाके एफआईआर करने के लिए। रेप्ड महिला भी नहीं जाती है, डरती है कि जान से मार दें, और जाते भी तो पुलिस वाले कंप्लेन नहीं लेते हैं। उल्टा पुल्टा जाओ, सेंट्रल फोर्स के पास जाओ, चुनाव कमीशन के पास जाओ, बीजेपी करने से ऐसा ही होगा, तो कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए लोग जाते नहीं। तो इसलिए हमने तय किया सब जिला से इसको कलेक्ट करके, या तो ह्यूमन राइट कमीशन को, इसमें किसी भी घटना को भेज सकते हैं। जो ट्राइबल है, ट्राइबल कमीशन में, जो एससी है तो एससी कमीशन में, तो एससी एसटी फिर वुमेन कमीशन में, चाइल्ड प्रोटेक्शन में। ऐसे अभी कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता भी जो हमारे हैं, मुस्लिम मोहल्ले में रहते हैं, उनके साथ भी हुआ है मारपीट, तोड़फोड़, मर्डर भी हुआ है बीरभूम में। उनको संख्यालघु कमीशन में हम जा रहे हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पुलिस प्रशासन जब हमारा मदद नहीं कर रही, तो इसलिए जो विकल्प है उसके साथ जा रहे हैं। उसमें एससी कमीशन का टीम आके गई है, महिला कमीशन का आई है, तो इस प्रकार सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे वो लोग भी। और उनके बाद जो भेजते हैं वो सीधा पुलिस को भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 2 केसेस हुआ है, 2 मर्डर केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हमारे लोग। तो यहाँ हाई कोर्ट में भी केसेस चल रही है। तो उन्होंने एक व्यवस्था दिया है कि किसी एक डीआईजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर को नियुक्त किया जाए, जिनका ईमेल नंबर रहेगा और फोन नंबर रहेगा। जिसका कंप्लेंट नहीं हो रहा है थाने में, वो सीधा वहां कंप्लेंट करेंगे, भेजेंगे, उसको कंप्लेंट माना जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को बोला कोर्ट ने, लेकिन अभी तक तो उन्होंने नहीं किया है। नेक्स्ट ईयर में शायद तारीख पर हो। तो किसी प्रकार रास्ता नहीं बन रहा है। फिर भी हम चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए 10 दिन पहले समय मांगा था, उन्होंने समय नहीं दिया। रात 1 बजे वो लोग मेल करते हैं कि कल आ जाओ। बाद में फिर उनकी भाई का डेथ हुआ, कुछ और हुआ, तो उन्होंने बोला आप लिखित रूप में भेजिए, हम उसका व्यवस्था करेंगे। मैंने 6,500 के करीब घटनाएं उनको मेल किया है, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं, ना तो प्रशासनिक कोई गतिविधि दिख रही है। इसलिए ये सारे कमीशन को हम भेजने, लगभग 8,000 से ज्यादा घटनाएं का हम लोग जो नथिबद्ध किया है उसको भेजा है। और कोर्ट ने आज एक जजमेंट दिया और डायरेक्शन दिया है कि एक कमिटी बनाया जाए 5-7 लोगों का, उसमें ह्यूमन राइट कमीशन के अंडर में रहेगा, यहाँ के जो मुखिया वो भी रहेंगे, और इन लोगों ने मिल करके प्रशासन के द्वारा मदद लेकर के जो लोग घर से बाहर हैं लोग, उनको अपना घर में वापस लाए। तो ये तो आया है, पता नहीं इसका क्या हो पाएगा, कितना हो पाएगा। लेकिन वातावरण ऐसा है कि घर वापस भेज भी दें आप, वो रह नहीं पाएगा, उसके साथ टर्चर हो गए, घर तोड़ देंगे, उसको जुर्माना लिया जाए कि 50,000 दो, 1 लाख दो, तभी रह पाएंगे। झंडा पकड़ कर टीएमसी ज्वाइन करो, दुकान में ताला मार दिया है, इतना रुपया तो नहीं, दुकान नहीं खोलेंगे। जितना प्रकार प्रताड़ना, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में तो आके सीधा घर को लूटते हैं, फिर आग लगा देते हैं। पानी पीने के लिए गिलास भी घर में नहीं है, गमछा भी छोड़ के नहीं गए, इतना लूटा है। महिलाओं के साथ जबरदस्ती मारपीट, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है। तो ये सारी अमानवीय घटनाएं हो रही है। हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम खड़े खड़े और सहन कर रहे हैं। हाँ जुड़ हाँ। तो इसलिए ये जो परिस्थिति बनी हुई है, इससे निजात पाने के लिए जहां तक सहन कर रहे हैं हम लोग, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करे, कई जगह टीएमसी नेताओं के साथ बातचीत करके सेटल करने का प्रयास हो रहा है। तो एक प्रकार निस्सहाय होकर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं।
पहले था ही, लेकिन इसके बाद इतना ज्यादा हिंसा हो रही है, हमारे पास कोई साधन नहीं है। लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से जो होता है उसमें जा रहे हैं, इसका कोई असर यहाँ नहीं है। कुछ भी नहीं मानते यहाँ की सरकार, किसी प्रकार व्यवस्था को, ना संवैधानिक व्यवस्था, ना कि कोर्ट की, ना कि यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कोई संस्था है उसका भी कोई असर नहीं है। तो इसलिए मन की ताकत पर हम लड़ रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता इसी प्रकार से लड़ते आए हैं, इसलिए उनको जरूर इसका असर ज्यादा हुआ है, इस बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सामान्य कार्यकर्ता है, सब कुछ लूट गया उन लोगों का, फिर भी पार्टी के साथ वो लोग हैं। और जहां तक संभव उनका आर्थिक सहायता, कानूनी व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी साथ में है, लगभग 1 महीना होने जा रहा है, अभी काफी लोग बाहर हैं, काफी नुकसान को झेलते हुए पार्टी का काम कर रहे हैं, घर छोड़ के बाहर हैं, लेकिन उनको बार बार फोन आता है, आके टीएमसी का झंडा ले लो, माफ कर देंगे। लोग बोलते हैं पार्टी नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। कल जो कुछ बिहार में मर्डर हुआ है उसका भी वही कहना था, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, चाहे मार दे तो मार के पेड़ में टांग दिए उसको। इस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता का मनोबल है ठीक, लड़ेंगे, लेकिन एक सीमा होना चाहिए, कितना दिन तक सहन करेंगे। परिवार एक तरफ है, वो एक तरफ, इनकम नहीं है, क्या खाएंगे ठीक नहीं है, मारने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाने नहीं देते हैं, हाथ पांव तोड़ देते हैं, इस प्रकार व्यवस्था है। कई लोग वुंडेड है, करोड़ों रुपया खर्चा भी कर रहे हैं हम लोग केस को, ट्रीटमेंट के लिए, परिवार को पालने के लिए। ये जो इतने लोग मारे गए, एक परिवार को 5 लाख रुपया हम देते हैं उसका, लेकिन क्या होता है, पार्टी के द्वारा जितना संभव होता है उतना कर रहे हैं। अभी इतने हजारों परिवार जो नुकसान हो गया जिनका, इनको भी आर्थिक सहायता करना है। ये सारे दृष्टि से और काम आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे जो बनता है वो करेंगे। चुनाव, ये जो आर्थिक व्यवस्था है उसके लिए वास्तुहारा सहायता समिति नाम करके एक संस्था हमारे यहाँ संघ का है, उसके माध्यम से सहायता राशि भेजने के लिए तय हुई, और कोई रुपया कलेक्शन नहीं करेगा, ये निर्देश है। इसलिए हम उसके साथ हैं, और इस व्यवस्था के साथ आप भी सोचिए क्या करना है। बाकी आगे चर्चा होगा, मुझे एक दूसरा मीटिंग में जाना है संघ का, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चर्चा करिए, फिर मिलेंगे, बात करेंगे। सन्मयदा है, उनसे भी सुनिए। Dilipda, if you take one question, actually, that will be good. We are just trying to have a proper teething with the top BJP leadership. So, Dr. Devotosh from Washington, DC. So, if you have, you are just asking one question to Dilipda. So, over to you, Devotosh, for that. দিলীপ দা নমস্কার, আমি দেবতোষ, ওয়াশিংটন ডিসিতে থাকি কর্মসূত্রে। তো আমি তাড়াতাড়ি প্রশ্নটা করছি, প্রথমে বাংলায় বলছি, দেন আই উইল ট্রান্সলেট ইট ইনটু ইংলিশ কুইকলি। সো অনেক প্রবাসী হিন্দু আছে যারা ভারতের বাইরে থাকে এবং বাংলার বাইরে থাকে, তাদের অনেকেই পশ্চিম বাংলার বিজেপিকে হেল্প করতে চায় এবং মানুষরা যারা নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছে তাদেরকে হেল্প করতে চায়, যত রকম ভাবে সম্ভব হেল্প করতে চায়, সাপোর্ট করতে চায়। তো আমরা বলছি যে এমন যদি একজন আমাদের ইন্টারফেস থাকে, যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বিজেপির যে কোর কমিটি আছে তার সাথে যে সমস্ত প্রবাসী হিন্দুরা কাজ করতে চায় ওয়েস্ট বেঙ্গল বিজেপির জন্য, ওয়েস্ট বেঙ্গলের মানুষদের জন্য, তাহলে একটা ইন্টারফেস যদি কেউ থাকে, মানে সেটা এমন হতে পারে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বিজেপির যে কোর কমিটি আছে তাদের কেউ যদি আমাদের প্রবাসী হিন্দুদের সাথে কোঅর্ডিনেট করে, অথবা প্রবাসী হিন্দুদের যারা আমরা আছি তাদের কেউ যেন ওয়েস্ট বেঙ্গল বিজেপির কোর কমিটির সাথে একজনের সাথে কানেক্ট করে। তো এরকম একটা ইন্টারফেস হলে সিস্টেমটা অনেক স্ট্রাকচার্ড হয় এবং উই ক্যান মানে ইজিলি কানেক্ট এন্ড থিংস উইল বি স্মুথ, কাজগুলো স্মুথ হবে। সো আই ক্যান সে ইন ইংলিশ অলসো। হিমাদ্রি, শুড আই ট্রান্সলেট ইট ইনটু इंग्लिश? Not देखिए, required, not required. एक मिनट, हाँ, देखिए, आर्थिक मदद करने के लिए जो कानून है उसके माध्यम से आपको आना पड़ेगा। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके पास अनुमति है फॉरेन मनी लेने के लिए, ये सारी व्यवस्था है। इसलिए एक संस्था का निश्चित किया गया है, वास्तुहारा सहायता समिति, वो संघों के लोगों द्वारा संचालित होता है। और इस प्रकार जब डिजास्टर होता है, देश विभाजन के समय जो उद्वास्तु आए थे वास्तुहारा, उनके सेवा के लिए बना था। अभी भी वो सेवा करता है, कई लोगों को पढ़ने के लिए व्यवस्था, गरीब परिवार को देना, और उद्वास्तु परिवार के बच्चों को पढ़ाई की खर्चा देता है, ये सब होती है। और इस प्रकार डिजास्टर में सेवा भी करती है, तो उसके माध्यम से दान भेज सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है वो भी देख लेंगे। उर्मिदी से मेरी थोड़ी सी बात हुई है, वो कांटेक्ट करेंगे। आप लोग भी हिमाद्रिदा संघ कार्यालय से कांटेक्ट करके इसका तरीका क्या है पता कर लीजिए, और फिर आगे भी बात करेंगे जो मदद होगा। क्योंकि बाकी किसी प्रकार से पैसा कलेक्शन करने के लिए मना किया गया है, माननीय भगैया जी बोल दिए हैं। एक ही माध्यम से आप थोड़ा संघ से बात करके इसका जानकारी हिमाद्रिता ले लीजिए, उसी अनुसार सबको गाइड करिए। बाद में फिर हम भी मिलते रहेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। अभी ये प्रोसेस शुरू हुआ है।
ठीक है, मैं हूँ, थोड़ी देर में फिर मिल सकता हूँ, अभी थोड़ा दूसरे मीटिंग में मैं जा रहा हूँ संगत। Thank you so much, Dilip da, for your able guidance. And Thank you, really, Dilip da. actually, we got a lot of strength, actually, whatever the things you have told. So thank you so much. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्यकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजै धृत खर खर वाले अबला मारक बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरम् वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि रिधि तुमि मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमला ममला अतुला सुजला सुफला मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् भारत माता की जय।